रोज रोज भिंडी खाने वाला ससुराल। भैंस की आंख, ये रोज रोज की भिंडी की सब्जी बनाना सही में भसूड़ी बन गई है। ऊपर से आधे से कटे भिंडी तो कानी निकल गई। इतने में मेरे भूखे नंगे ससुराल वालों का कुएं जैसा पेट तो भरने से रहा। भव्या भड़के मिजाज में भिंडी काटते हुए ससुराल वालों को बुरा भला सुना रही होती है। तभी खाने की मेज से जेठानी चुटकी लेती है। अरे ओ देवरानी जी, आज भिंडी का मसाला जरा अच्छे से भूनना ताकि स्वादिष्ट बनेगी, कहीं कल की तरह मसाले कच्चे न रह जाएं। जी जेठानी जी। महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे होटल में खाना खाने बैठी हैं। आज मैं सबको इतनी तीखी भिंडी खिलाऊंगी कि सबका दम निकल जाएगा। आखिर क्यों भव्या को अपने ससुराल में एक टाइम में इतनी तरह की भिंडी बनानी पड़ रही है? क्यों बहू को गरम मसाले जितना तेज गुस्सा चढ़ा हुआ है? आइए सारा माजरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां भव्या को देखने लड़के वाले आए होते हैं। मंजू बहन, मुझे तो आपकी बेटी पसंद है। पंडित जी, अब तो शादी की तारीख निकालिए ताकि चटमंगनी पट ब्याह करवा के बहू को ले जा सके। लीजिए, इसी बात पर आप सब लोग मुंह मीठा कीजिए। मंजू जैसे ही सबका मुंह मीठा करवाने चलती है तभी दादी सास फूलमती टोकती हैं। अरे रुको जरा मंजू जी, इस घर की बूढ़ी बड़ी मैं हूँ, मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, शादी तो दूर की बात है। जी माँ जी, आपको भी जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए। अच्छा तो बताओ, 1 किलो भिंडी की सब्जी में कितने किलो पानी और मसाले डलता है? भगवान जी, बस किसी तरह भव्या ये परीक्षा पास कर ले और देवरानी बनकर आ जाए ताकि मेरा रसोई से पल्ला छूटे। दादी जी, हर सब्जी का अपना अपना हिसाब किताब होता है और सब्जी में मसाले स्वाद अनुसार डाल के उसे अच्छे से भून कर बनाने से आता है। बहुत खूब बहू रानी, अब तुम टेस्ट में पास हुई, अब हुआ रिश्ता पक्का। थोड़े दिन में वैभव भव्या की शादी हो जाती है और वो ससुराल में आती है, जहां जेठानी नाचते हुए आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके। हे भगवान, कहीं मेरी जेठानी के अंदर मंजुलिका की आत्मा तो नहीं घुस गई? ये इतना थिरक क्यों रही हैं? अरे बस भी कर राशि बहू, और कितना नाचेगी? देवरानी के आने से तेरे मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं। माँ जी, मेरा खुश होना तो बनता है, आखिरकार मुझको रसोई से रिटायरमेंट जो मिल गई है, अब तो देवरानी संभालेगी रसोई। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, आखिरकार तूने इतने सालों तक हम सबकी सेवा पानी की है, तो अब तेरी देवरानी का भी फर्ज बनता है कि वो हम सबको बनाकर खिलाए। क्यों नहीं मम्मी जी, ये तो मेरा धर्म है। तभी ससुर के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। अरे बनवारी, तूने शादी में ढंग से खाना नहीं खाया था क्या, जो पेट में इतनी गुड़गुड़ मच रही है? अरे कहाँ अम्मा, मुझको तो शादी का खाना खास पसंद ही नहीं आया। जहाँ देखो पनीर मटर भरा पड़ा था। बड़ी बहू, मेरी खातिर जरा भिंडी की लाल लाल भुजिया और 10-12 रोटी बना दे। अब इस टाइम ससुर जी? अरे हाँ भाई, भूख अभी लगी है, वरना भूखे पेट नींद नहीं पड़ेगी। मुझे तो थकान हो गई है देवरानी जी, तुम बना दोगी क्या ससुर जी के लिए खाना? जी भाभी, बना दूंगी। ये जेठानी तो बड़ी चंट है, खुद को रोटी ना बेलनी पड़े इसलिए मुझे मक्खन लगा रही है। राशि भव्या को रसोई दिखाकर खुद खिसक लेती है, जहां हरी भरी रसोई देखकर भव्या, हे भगवान, मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ससुराल की रसोई में सब्जी मंडी खुल गई है। जहां देखो कट्टा भरकर भिंडी रखी है, लगता है सस्ते में भिंडी उठा लाए हैं। बेचारी भव्या भारी भरकम लहंगे में भिंडी काट कर छौंक देती है और साथ में पतली पतली चपाती बनाती है। तभी पाखी किंजल किचन में आती हैं। भाभी, हमारे लिए भी भिंडी की भुजिया और रोटी बना लेना, हम भी खाएंगे। पर पाखी, तुमने पहले नहीं बताया, मैं तो भुजिया छौंक चुकी हूँ, आटा भी गूंथ लिया है। हाँ तो क्या हो गया भाभी, फिर से बना लो, राशन थोड़ी खत्म हुआ है। चल पाखी। गुस्से में बौखलाकर भव्या जोर से बेलन पटक देती है। दिमाग खराब करके रख दिया, पहले तो सब जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे थे। भव्या बड़बड़ाते हुए सबको भिंडी रोटी खिलाती है। वाह बहू, क्या कुरकुरी भिंडी की भुजिया बनाई है और एकदम नरम और फूली फूली चपाती बनाई है, वही खाकर स्वाद आ गया। खा पीकर सब लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन भव्या नहा धोकर किचन में आती है। रसोई में भिंडी के अलावा कोई सब्जी नहीं है। ऐसा करती हूँ, ब्लिंकिट से मटर पनीर सोया चाप मंगवा लेती हूँ। भव्या फटाफट से ऑर्डर करके मटर पनीर मंगवा लेती है।
क्या फ्रेश पनीर और चाप आया है। आज तो बढ़िया सी होटल स्टाइल सब्जी बनाऊंगी कि मेरे ससुराल वाले भिंडी खाना भूल जाएंगे। कुछ घंटों में बहू सब कुछ बनाकर सर्व करती है। अरे वाह, आज तो बहुत ही टेस्टी खाने की खुशबू आ रही। चाची आपने क्या बनाया है? मैंने टेस्टी टेस्टी मटर पनीर और सोयाबीन चाप बनाई है। पर चाची मुझको तो लेडी फिंगर की सब्जी लजीज लगती है, मुझे वही चाहिए। अरे पोता बहू, ये तो क्या अगड़म बगड़म बना लाई है। देख जरा मटर पनीर में कितना तेल तैर रहा है, ऐसे तो हमको लूट कर खा जाएगी। पर दादी जी आप सब्जी चख कर तो देखो। भव्या, हमारे घर में डेली रूटीन में भिंडी ही बनती है। हम भिंडी खाने के शौकीन हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं वैभव, अभी बहू नई नवेली है। जा बहू, जाकर मसालेदार भरवा भिंडी बना लिया। भाभी मैं मसाले वाली भिंडी नहीं खाती, तो प्याज वाली भिंडी की भुजिया बनाना मेरे लिए। बहू मेरे लिए तो तरीदार ये झोर वाली भिंडी बनानी और मिर्च तेज रखना। जी पापा जी। मुंह फुलाकर बहू रसोई में आके भरवा भिंडी बनाने लगती है। कितने मनपसंद से मैंने मटर पनीर सोयाबीन चाप बनाया है, किसी ने छुआ भी नहीं, पर इनकी चटोरी जुबान को भिंडी का चस्का लगा हुआ है। चिड़े मिजाज में भव्या भिंडी धोकर चीरा करके फ्राई करती है। जितनी देर में भिंडी भूरा होगा मसाला पीस लेती हूँ। इतने में रसोड़े में फूलमती घुसकर उसे फटकारते हुए, अरे ओ बहू, रसोड़े में तुझे सिलबट्टा रखा हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? तो जल्दी मिक्सर में पीसा पासी करने। पर दादी मिक्सर में मसाला जल्दी पिस जाएगा। तुम आजकल की लुगाइयों से काम चोरी करवा लो, मिक्सर में मसाले जल जाते हैं, स्वाद नहीं आता। ये सारे खड़े मसाले, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, धनिया मिर्च, इस पर पीसना है। जी दादी जी। फूलमती के सख्ती बरतने पर भव्या खड़े मसाले पीसती है। मिर्च पीसने के चलते उसके हाथ जलने लगते हैं। मेरा हाथ। भाभी मेरी सूखी भिंडी की सब्जी बन गई, तो लाकर परोस दो, भूख लगी है। लाई किंजल, ये अलग झमेला है, बनाओ भी परोस कर खिलाओ भी। बेचारी बहू पसीने पसीने होकर सबको परोसती है। सबके सब भिंडी खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, एकदम होटल के जैसी तीखी तरी वाली भिंडी बनाई है तूने। और भरवा भिंडी भी फर्स्ट क्लास बनी है। पौधा बहू जरा और डाल दे। जी दादी ये लीजिए। ये क्या 4 भिंडी डाल रही है, ज्यादा डाल। फिर दादी जी ज्यादा भिंडी की सब्जी गैस बनाती है और इसके बीज से पथरी भी बनती है। देवरानी जी ये तो कच्ची कच्ची भिंडी है, हमने तो पकी हुई बीज वाली भिंडी भी खा के पचा रखी है। खाते पीते घर से हैं हम लोग। वो तो खुराक देखकर ही लग रहा है। इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। रोज रोज भिंडी की सब्जी बनाने के चलते बेचारी खाना नहीं खाती। फिर एक दिन, शुक्र है आज रसोई से भिंडी का नामो निशान खत्म हो गया। आज तो मैं बढ़िया शिमला आलू, बीन्स, मटर पनीर डालकर मिक्स वेज बनाऊंगी और भरपेट खाऊंगी। इतने में ससुराल की मर्दाना सुबह सुबह सब्जी मंडी से 2 कट्टे भरकर कानी भिंडी निकाल कर उठा लाते हैं। ये लो बहू, भिंडी ले आए हैं, आज एकदम तीखी मसालेदार भिंडी बना लो। इस बार भी बेचारी बहू के अलग सब्जी बनाने के अरमान पर पानी फिर जाता है, जिसके चलते वो भड़क कर पानी वाली भिंडी बना देती है। ससुराल वाले चिक चिक करने लगते हैं। अरे ओ नास्ट पीटी, इस भिंडी में इतनी तरी क्या धूप मारने के लिए डाली है? भला भला तेल मसाले बर्बाद कर दिया। वो सॉरी दादी माँ, मुझे तरी का अंदाजा नहीं मिला। आखिर में कुड़कुड़ाते हुए सब पानी वाली भिंडी खा लेते हैं। फिर अगले दिन, माँ जी आज खाने में क्या बनाना है? बहू आज तो 10 तरह की भिंडी बनाकर बढ़िया सी दावत खिला दे हमको। जी माँ जी। थकान चढ़ी शक्ल लिए बहू रसोई में आकर तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर गुजरते हैं, ससुराल वाले किचकिच करने लगते हैं। क्या भव्या अपनी भिंडी खाने वाले ससुराल वालों का चस्का छुड़वा पाएगी? अरे बहू भंडारे का खाना बनाने में लगी है क्या? जल्दी से भिंडी की सब्जी ले आ, भूख के मारे चूहे कूद रहे पेट में। जुलाई माँ जी। बहू 10 तरह की भिंडी लाकर परोस देती है। लीजिए खाइए भिंडी की सब्जी। बहू ये क्या तूने सूखी भिंडी जलाकर कोयला कर दिया है? तरी वाली भिंडी में बिल्कुल मसाला नहीं और भरवा भिंडी का तो तूने भरता ही बना डाला है। माँ जी 10 तरह की भिंडी बनाना खिलवाड़ थोड़ी है। ऊपर से आप लोग अकेली बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाते हैं। अकेले पकाओ भी और परोस कर खिलाओ भी। मुझसे अब रोज रोज भिंडी नहीं बनाई जाएगी और ना खाई जाएगी। मैं पक चुकी हूँ। बौखलाई मिजाज में बहू कमरे में जाकर बैग पैक करने लगती है। अरे बहू ठहर जा, तुझको घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अब से हम हर रोज भिंडी की सब्जी खाना छोड़ रहे हैं। तू जो बनाएगी हम खुशी खुशी खा लेंगे। आखिर में कोई चारा न बचने पर ससुराल वाले बहू के अनुसार बदल बदल कर सब्जी खाने के लिए राजी हो जाते। रुको अदिति, मैं लिविंग रूम से जरा अपने कमरे में जाता हूँ, यहाँ काफी शोर हो रहा है। लिविंग रूम? ये क्या होता है? जरा दिखाना अपना लिविंग रूम। ओके बाबा, रुको अभी दिखाता हूँ। अब विष्णु फोन को चारों तरफ घुमाता है और अदिति को अपना लिविंग रूम दिखाता है।
जितना बड़ा तुम्हारा लिविंग रूम है ना विष्णु, उतने में तो मेरे घर में 3 कमरे बने हुए हैं, जिसमें एक बाथरूम, एक रसोई और एक में सारा परिवार रहता है। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज नहीं है। कोई बात नहीं अदिति, कुछ दिन और गुजारा कर लो, फिर तो तुम्हें इस महल की बहू ही बनना है। कुछ दिन बाद विष्णु अपनी माँ के कमरे में जाकर अदिति से शादी करने की बात करता है। माँ, ये फोन में तस्वीर देख रही हो, ये अदिति है। मैं इससे प्यार करता हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है। वैसे लड़की के घर परिवार में कौन कौन है? उसके पिताजी क्या करते हैं? माँ, अदिति के परिवार में बस उसके मम्मी पापा हैं और पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं। क्या खेती बाड़ी? इसका मतलब ये गरीब परिवार से है। और तुझे लगता है कि मैं इस लड़की को अपने महल की बहू बनाऊंगी? कोई जरूरत नहीं है इस लड़की से शादी करने की। माँ, अगर आपने मेरी शादी अदिति से नहीं कराई तो मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा और मैं ये घर छोड़कर भी चला जाऊंगा। विष्णु की बातें सुनकर कल्याणी चिंता में आ जाती है। तभी वह विष्णु से कहती है, ठीक है, कर ले तू इस लड़की से शादी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस रिश्ते से। थैंक यू सो मच माँ। मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं आज कितना खुश हूँ। विष्णु के वहाँ से जाने के बाद आने दो उस गरीब लड़की को, इस घर में ऐसा मजा चखाऊंगी कि उसके तोते उड़ जाएंगे और खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वो यहाँ से चली जाएगी। कल्याणी ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास सुनैना आती है। क्या हुआ कल्याणी, क्या बड़बड़ाई जा रही हो अकेले में? कुछ नहीं सासू माँ, बस आपके पोते ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है और जल्दी उससे शादी करने की बात कर रहा है, तो बस सोच रही हूँ कैसे क्या तैयारी करनी है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे अपने पोते की पसंद पर पूरा विश्वास है। लड़की संस्कारी ही होगी। अब कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद कल्याणी अपने बेटे विष्णु की शादी अदिति से करवा देती है। इसके बाद अदिति का अपने महल जैसे ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा होता है। सदा सुहागन रहो मेरी पोता बहू, आओ घर के अंदर आओ। वाह, मेरा ससुराल तो सच में बिल्कुल महल जैसा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं महल जैसे ससुराल की बहू बनूंगी। अब तो मेरी चांदी चांदी ही होगी। राज करूंगी अपने महल जैसे ससुराल में। कहाँ खो गई अदिति? कमरे में नहीं चलना क्या? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ, चलिए ना। अब अदिति अपने कमरे में आती है और अपना सुंदर रूम देखकर कहती है, वाह विष्णु, तुमने अपना रूम कितना स्टाइलिश और कितना डेकोरेट कर रखा है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू अदिति। अदिति अपने महल जैसे ससुराल में आकर बहुत खुश थी। उसे अपना कमरा भी बेहद पसंद आया था। तभी अगले दिन सुबह, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो आप मुझे बता दीजिए कि खाने में क्या क्या बनाना है। हाँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रसोई कहाँ है और खाना क्या बनाना है। अब कल्याणी अदिति को लेकर एक छोटे से काल कोठरे जैसे कमरे में लेकर आती है, जिसमें एक चिमनी वाला चूल्हा, सिलबट्टा और कुछ मसाले के डिब्बे और कुछ सब्जियां रखी हुई होती हैं। ये लो अदिति बहू, ये रही तुम्हारी रसोई और यहाँ ही तुम्हें अपनी पहली रसोई का खाना बनाना है। अरे ये क्या, मेरे महल जैसे ससुराल में बहू के लिए ये गरीब रसोई? अरे माँ जी, मुझे यहाँ अपनी पहली रसोई की रस्म करनी है। हाँ बहू, यही करनी है। अब बातें बनाना बंद करो और जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाओ। अब अदिति अपने मन को मारकर अपने महल जैसे ससुराल की गरीब रसोई में खाना बनाना शुरू करती है, जहां वो पहले सिलबट्टे पर कुछ मसाले को पीसती है और सब्जी काटती है, जिसके बाद वह चिमनी जलाकर उस पर खाना बनाना शुरू करती है। चिमनी में से बहुत तेज काला धुआं निकल रहा होता है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? ये चिमनी का सारा काला धुआं तो मेरी आंखों में जा रहा है। पता नहीं क्यों ही मेरी सास ने इस महल जैसे घर में ये गरीबों वाली रसोई बना रखी है। अब जैसे तैसे करके अदिति अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जहां सभी लोग खाने को खा रहे होते हैं। तभी अदिति कहती है, माँ जी, वैसे तो मैं नई बहू हूँ और मुझे इतना बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस छोटे से रसोई में मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। चिमनी से भी बहुत काला धुआं निकल रहा था। सिलबट्टे पर मसाला पीसने से मेरे हाथ भी छिल गए। अदिति की बात सुनते ही विष्णु घबराते हुए कहता है, माँ, ये सब क्या है और क्या जरूरत थी आपको अदिति से उस गरीबों वाली रसोई में खाना बनवाने की? चुप करो विष्णु, वो कोई गरीबों वाली रसोई नहीं है। वो तुम्हारी परदादी के द्वारा बनाई हुई रसोई है और मैं उस रसोई को इस महल से नहीं हटा सकती, क्योंकि परदादी कहती थी कि ये हमारे घर की लक्ष्मी रसोई है और इस रसोई के बाद से ही हमारे दिन दुगना और रात चौगुना हुए। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये औरतों के काम काज है, तो इससे दूर ही रहे।
छोड़िए विष्णु जी, मेरी वजह से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर माँ जी कह रही हैं कि ये हमारे पूर्वजों की रसोई है तो मुझे उसमें खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी उस गरीब रसोई में भी खुशी खुशी खाना बना लूंगी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। ये भगवान, चिमनी से खाना बनाने से तो बर्तन बहुत काले हो जा रहे हैं। अब इन्हें रगड़ रगड़ कर मांजना पड़ेगा। अब अदिति के उस गरीब रसोई में छोटा सा बर्मा लगा हुआ होता है, जहाँ बैठकर वो अपने काले बर्तन को धो रही होती है। परदादी सास, आप कहाँ हो? काश आप जिंदा होती और देख पाती कि आपके महल जैसे ससुराल में बहू की गरीब रसोई होने के कारण बहू को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर आपने क्यों ये गरीब रसोई अपने महल जैसे ससुराल में बनवाई? अदिति बर्तन को मांजती हुई ये सब बोल रही होती है कि तभी वहां से गुजरती हुई सुनैना सब कुछ सुन लेती है और सुनकर कल्याणी के कमरे में जाकर उस पर भड़कते हुए कहती है, कल्याणी बहू, तुम अपनी बहू अदिति के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरी सास फूलमती जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि ये रसोई लक्ष्मी है और ये रसोई कभी चेंज नहीं हो सकती। आखिर क्यों तुम इतनी पुरानी रसोई का इस्तेमाल अपनी बहू से करवा रही हो? तो क्या हो गया माँ जी, कौन सी आपकी सास जिंदा है? अरे उसको मरे हुए 20 साल हो गए। और वैसे भी मुझे ये गरीब लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखना, ये खुद एक दिन इस गरीब रसोई से परेशान होकर हमारे महल से चली जाएगी। कल्याणी और सुनैना के बीच में बहस हो रही होती है कि तभी अदिति अपने हाथ में चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उनकी आधी अधूरी बात सुनकर कहती है, क्या हुआ दादी सास? आप क्या जबरदस्ती, अत्याचार, गरीब रसोई, ये क्या बोल रही थी आप अभी? चुप कर अदिति, अब कान लगाकर तुम अपनी सास और दादी सास की बातें भी सुनने लगी। चुपचाप से चाय टेबल पर रखो और जाओ यहाँ से। अब ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और अदिति अपनी गरीब रसोई से बहुत तंग हो चुकी थी। तभी एक दिन अदिति चिमनी में आग सुलगा ही रही होती है कि तभी उसका हाथ उस गर्म कोयले में लगता है और उसका दोनों हाथ जल जाता है। माँ, पर दादी सास, आप तो ये रसोई बनाकर चली गई, लेकिन आप देख रही हो ना कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मेरे दोनों हाथ जल गए इस गरम गरम कोयले से। अदिति की तकलीफ देखकर अब उसकी परदादी सास से रहा नहीं जाता और वह स्वर्ग लोक से अदिति के पास आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अदिति की आवाज सुनकर उसके पूरे ससुराल वाले भी रसोई में पहुंचते हैं। आप कौन हैं इस सफेद साड़ी में? आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। तभी सुनैना अपनी सास को देखकर हैरान होते हुए कहती है, माँ जी आप? हाँ सुनैना, मैं। बहू की तकलीफ अब मुझसे और नहीं देखी गई, इसीलिए मुझे स्वर्गलोक से यहाँ आना पड़ा। और अब जब यहाँ आ ही गई हूँ तो सही गलत का फैसला भी करके जाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो विष्णु और अदिति, मैंने कोई भी रसोई नहीं बनवाई और ना ही मैंने कभी कहा कि ये रसोई लक्ष्मी रसोई है, बल्कि ये रसोई तो तुम्हारे परदादा जी ने नौकर नौकरानियों के लिए बनाया था, जो एक समय के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन जब मैंने देखा कि बहू के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो मुझे ये खुद बताने के लिए यहाँ आना पड़ा। अब फूलमती बहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, पोता बहू, तुम्हारे हाथ ठीक तो है ना? जी परदादी सास, मैं ठीक हूँ। सच बताने के बाद फूलमती वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। माँ, अदिति ने आपके बारे में कभी एक शब्द भी गलत नहीं कहा और आप अदिति के लिए अपने मन में इतना जहर लेकर बैठी हुई थी। इतना बड़ा झूठ बोला आपने हम सबसे। आखिर क्यों माँ? आज आपकी वजह से मेरी पत्नी के दोनों हाथ जल गए। इससे भी बुरा कुछ बचा है क्या जो आप उसके साथ करना चाहती हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, जो मैंने बहू को नहीं समझा। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। बहू, मुझे माफ कर दे। अदिति अपनी सास की गलतियों को माफ कर देती है और अगले दिन सुबह कल्याणी अपनी बहू के साथ एक आलीशान कमरे को चाबी डालकर खोलती है। ये लो अदिति, आज से तुम इस आलीशान रसोई में खाना बनाओगी। कैसा लगा तुम्हें अपना महल का रसोई घर? बहुत आलीशान है माँ जी, मुझे बहुत पसंद आया। अब कल्याणी अपनी बहू अदिति को एक बहुत बड़ा आलीशान रसोई देती है, जिसके बाद अदिति अपने महल के आलीशान रसोई में खाना बनाकर अपने पूरे ससुराल वालों को खिलाती है।